तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है प्रजनन। आज हम सीखेंगे प्रजनन के बारे में। प्रजनन को रिप्रोडक्शन भी इंग्लिश में कहते हैं। तो प्रजनन के बारे में आज हम सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो हार्मोन थे, थायराइड ग्रंथियां थे, ग्रंथियों के बारे में बता दिए थे। आज हम बताएंगे प्रजनन क्या होता है और नर प्रजनन तंत्र के बारे में बताएंगे। देखो, सजीव अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने समान गुणों को स्थानांतरित करते हैं, जिससे एक पीढ़ी का जन्म होता है। उसी को प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जो अंग इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उनको प्रजनन अंग या रिप्रोडक्शन ऑर्गन कहते हैं। देखो, समझो प्रजनन क्या होता है। प्रजनन, जो सजीव होते हैं वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए समान गुणों को स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं, एक से दूसरे के स्थान में परिवर्तित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, भेजते हैं। और एक नई पीढ़ी का जन्म होता है और उसी को हम प्रजनन कहते हैं। और जो इस प्रजनन में जो अंग भाग लेते हैं इस प्रक्रिया में या इस प्रजनन में जो अंग भाग लेते हैं उनको प्रजनन अंग कहते हैं या रिप्रोडक्शन ऑर्गन कहते हैं। फिर देखो, एक प्रजनन तंत्र के बारे में देखो। रिप्रोडक्शन सिस्टम। देखो, रिप्रोडक्शन जो मानव होता है तो मानव में जो नर होता है और जो मादा होता है, तो नर भी एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, और मादा भी एक लिंगी होती है, यूनिसेक्सुअल होती है। सिस्टम जैसे प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? तो नर और मादा के मिलने से प्रजनन होता है। नर और जब मादा मिलेंगी तो प्रजनन होगा। और वो भी कैसे हों? एक लिंगी हों, यूनिसेक्सुअल हों, एक लिंगी हों। फिर देखो, सबसे पहले आता है हमारा नर प्रजनन तंत्र। तो नर प्रजनन तंत्र के बारे में जानते हैं। नर प्रजनन तंत्र, इसका लगभग में कुछ इस प्रकार का फिगर होता है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा टेस्टिस होता है। और ये क्या होता है? तो ये हमारा पेनिस होता है, और ये हमारा तो एपिडाइमिस होता है। और यहाँ से काउपर ग्लैंड पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? काउपर ग्लैंड पाई जाती हैं। और यहाँ पर वेसिडेफ्रम होता है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। देखो, अब हम आपको समझाते हैं। जो ये हमारे गोली होती है, देहात की भाषा में समझो, जो ये हमारे अंडकोश होते हैं उसको हम टेस्टिस कहते हैं। और इसी में एपिडाइमिस होता है, इसी के अंदर एपिडाइमिस होता है। और जो ये पेनिस होता है इसको हम सीसन कहते हैं। और सीसन में दो छोटे छोटे छेद होते हैं सीसन के अंदर। और एक होता है
प्रोस्टेट ग्लैंड जो यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर जो पाई जाती हैं ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड हैं। और जो ये नलिका होती है, इसकी नलिका अंडकोश से जो शिश्न से जुड़ी होती है तो ये नलिका होती है, तो इसको कहते हैं वेसिडर्फ्रम। वेसिडर्फ्रम शुक्रवाहिनियाँ, क्योंकि यहाँ से शुक्राशय जाता है, यहाँ से शुक्राशय जाता है, शुक्राशय जाता है। फिर यहाँ पर होती है हमारी काउपर ग्लैंड्स, काउपर ग्रंथियाँ। अब इनको हम डिटेल से सीखते हैं। जैसे देखो, पहला होता है वृषण एवं वृषण कोश, वृषण एवं वृषण कोश। दूसरा होता है अधिवृषण, अधिवृषण। तीसरा होता है शुक्रवाहिनियाँ। चौथा होता है पुरस्थ, पुरस्थ। पांचवा होता है शिश्न। छठा होता है शुक्राशय और सातवां होता है काउपर ग्रंथियाँ, काउपर ग्रंथियाँ। अब देखो ये 7 भागों में होते हैं। अब इनको हम डिटेल से सीखेंगे। देखो वृषण, वृषण एवं वृषण कोश ये क्या होता है तो इसके बारे में जान। तो ये प्राथमिक जनन अंग होता है, जो शरीर में प्राथमिक जनन अंग ये होता है वृषण एवं वृषण कोश। और यह दोनों टांगों के मध्य और शिश्न के नीचे स्थित होता है। यह कहाँ पाया जाता है, जो दोनों टांगे होती हैं तो उसके मध्य में, और जो शिश्न होता है, पेनिस होता है, उसके नीचे ये स्थित होता है। और इसका लगभग में आकार इस तरह का होता है, इसका आकार लगभग में इस तरह का होता है आकार। फिर इसी वृषण कोश में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसी वृषण कोश में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। फिर शुक्राणुओं का निर्माण वृषण कोश में होता है, जो शरीर के तापमान से कम होता है। जो क्या होता है, शरीर का जो टेम्परेचर होता है तो उससे ये कम होता है। जो शुक्राणु का टेम्परेचर होता है तो शरीर के तापमान से कम होता है, इसलिए ये बाहर लटके रहते हैं, और इसीलिए ये बाहर लटके होते हैं। तो आप जानते हैं कि क्यों बाहर लटके होते हैं। तो देखो, जो इसमें क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और जो शुक्राणु होते हैं तो उनका टेम्परेचर जो होता है वो शरीर के टेम्परेचर से कम होता है, इसीलिए ये बाहर लटके रहते हैं। तो कारण आपको पता चल गया कि ये क्यों बाहर होते हैं। जैसे आपके दिमाग में आता है कि ये हमारे जो वृषण कोश होते हैं ये बाहर क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं, तो आपको हमने बताया जो शुक्राणु बनते हैं वृषण में, जो शुक्राणु वृषण में बनते हैं तो इसमें क्या होता है, इनका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से कम होता है, इसीलिए बाहर लटके होते हैं। शरीर के टेम्परेचर से ये 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जैसे शरीर का टेम्परेचर औसतन कितना है तो 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो इनका है शुक्राणुओं का तो इनका है हमारा तो 2 डिग्री कम होता है, तो उसमें 37 में से 2 घटा 35 डिग्री सेल्सियस इनका टेम्परेचर होता है। फिर देखो वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। वृषण में क्या पाई जाती हैं, शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, और वहाँ से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है, वहाँ से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे दाढ़ी, मूंछ, भारी आवाज, मैथुन इच्छा की क्रियाएं बढ़ने लगती हैं। जिसे जब टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण, या फिर आप इस तरह समझें, जब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का जब निर्माण होने लगता है तब आपको दाढ़ी आने लगेंगी, मूछें आने लगेंगी, जो आवाज़ होगी तो वो भी हल्का भारी होने लगेगी, और जो मैथुन की क्रिया होगी, मैथुन करने की इच्छा होगी, वो भी जागृत होगी। फिर दूसरा आता हमारा अधिवर्षण। अधिवर्षण देखो, अधिवर्षण के बारे में देखो,
जिसको कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, इसको क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस, जो अधिवर्षण होता है, जिसे यहाँ पे जो हमने ऊपर वाले में बताया एपिडिडाइमिस। लगभग ये 6 मीटर लंबी होती है। लगभग ये 6 मीटर लंबी होती है। इस नलिका में शुक्राणुओं का पूर्ण विकास होता है। अधिवर्षण में एपिडिडाइमिस में क्या होता है? शुक्राणुओं का पूर्ण विकास होता है और यहाँ संग्रहित रहते हैं, और यहाँ पर ये क्या रहते हैं? संग्रहित रहते हैं। और ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट है, ध्यान दीजिए, महिलाओं में सहवास के बाद 72 घंटे तक शुक्राणु जीवित रहते हैं। महिलाओं में क्या होता है? सहवास के बाद जब सेक्स करते हो तो उसके बाद, सेक्स करने के बाद जो शुक्राणु होते हैं वो कितने घंटे तक जीवित रहते हैं? तो 72 घंटे तक वो जीवित रहते हैं महिलाओं में। फिर आगे देखो, फिर आता है हमारा शुक्रवाहिनियां, जिसको वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस कहते हैं। इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। ये कितनी लंबी होती है? 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी दीवार मोटी तथा सकरी होती है। इसकी दीवार क्या होती है? मोटी तथा सकरी होती है और ये अधिवर्षण से जुड़ी होती है। अधिवर्षण से जुड़ी होती है। देखो, इसकी दीवार क्या होती है? मोटी होती है और सकरी भी होती है। जो शुक्रवाहिनियां होती हैं इनकी दीवार मोटी और सकरी होती हैं। ये किससे जुड़ी होती हैं? जो अधिवर्षण है उससे जुड़ी रहती हैं। शुक्राणु पहले अधिवर्षण में जाता है, फिर अधिवर्षण से शुक्रवाहिका में पहुंचते हैं। शुक्राणु पहले अधिवर्षण में जाते हैं, तो अधिवर्षण से कहाँ जाते हैं? शुक्रवाहिनियों में जाते हैं, वाहिनियों में पहुंचते हैं। फिर यहाँ शुक्राणु कई महीने तक जीवित रहते हैं, और यहाँ पर शुक्राणु कई महीने तक जीवित रहते हैं। जहाँ शुक्रवाहिका अधिवर्षण से जुड़ती है उसको हम शुक्राशय कहते हैं। जहाँ पर शुक्रवाहिनियां किससे जुड़ती हैं? अधिवर्षण से जुड़ती हैं, तो उसको हम शुक्राशय कहते हैं। फिर अगला आता है पुरस्थ। पुरस्थ प्रोस्टेट, पुरस्थ या प्रोस्टेट। इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार गोल होता है। इसका आकार गोल होता है, जो मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक होता है। जो मूत्र मार्ग से कहाँ तक होता है? मूत्राशय तक होता है। किसका? पुरस्थ का। पुरस्थ कहाँ तक होगा? मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक होता है। पुरस्थ से एक ग्रंथि एक प्रकार का द्रव का निर्माण करती है। पुरस्थ ग्रंथि एक प्रकार का द्रव का निर्माण करती है, जिसको कहते हैं पुरस्थ द्रव। जिसको क्या कहते हैं? प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं। पुरस्थ द्रव कहते हैं, प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं। ये देखो, शुक्राणुओं में जो गंध आती है तो इसी के कारण आती है। पुरस्थ द्रव के कारण क्या आती है? शुक्राणुओं में गंध आती है। जो शुक्राणु होते हैं जिसको सीमन कहते हैं, तो उसमें गंध किसके कारण आती है? तो पुरस्थ द्रव के कारण आते हैं। और पुरस्थ द्रव, जो पुरस्थ ग्रंथि होती हैं, तो पुरस्थ ग्रंथि में एक प्रकार का द्रव भरा होता है और जिसको पुरस्थ द्रव कहते हैं। और जो शुक्राणुओं में गंध आती है तो पुरस्थ द्रव की मदद से इस शुक्राणुओं में गंध आती है। फिर अगला आता है हमारा शिश्न, जिसको कहते हो पेनिस।
शिश्न या फिर पेनिस। नर में उपस्थित शुक्राणु या सीमेन मादा यौन के भीतर, मादा यौन या विजैना के भीतर पहुंचाने का कार्य शिश्न करता है। देखो, जो नर में उपस्थित होता है शुक्राणु या सीमेन, और जो मादा होती है, जो मादा की यौन होती है, तो उसके भीतर पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो यही हमारा शिश्न करता है, उसके भीतर पहुंचाने का कार्य। इसकी पेशियां विशिष्ट प्रकार की होती हैं। जो इसकी पेशियां होती हैं, पेशियां विशिष्ट प्रकार की होती हैं। उत्तेजना की अवस्था में शिश्न अत्यधिक रक्त की आपूर्ति होती है, रक्त की आपूर्ति होती है, और तब इसमें कड़ापन आ जाता है। देखो, आप लोग समझो वो चीजों को कि हाँ, इसका कारण क्या होता है। जैसे जो शिश्न होता है, आपको फिर से समझा रहे हैं, जो शिश्न होता है तो शिश्न का कार्य क्या होता है? जो नर में उपस्थित जो शुक्राणु होते हैं, सीमेन होता है, वो उसको कहाँ पहुंचाता है? तो जो मादा यौन के भीतर पहुंचाने का कार्य हमारा शिश्न करता है। और जो शिश्न होता है तो इसकी पेशियां विशिष्ट प्रकार की होती हैं। इसकी पेशियां क्या होती हैं? विशिष्ट प्रकार की होती हैं। और जब उत्तेजना की अवस्था होती है, तब शिश्न में अत्यधिक रक्त की आपूर्ति होती है। तब शिश्न में क्या होता है? रक्त की आपूर्ति, रक्त नहीं पहुंच पाता है, कमी हो जाती है, या इस तरह समझो। तब इसमें क्या होता है? कड़ापन उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होता है? कड़ापन उत्पन्न हो जाता है। फिर आता है हमारा अगला शुक्राशय। शुक्राशय देखो, यह 5 सेंटीमीटर एक जोड़ी में होते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबी और एक जोड़ी में होते हैं। जो पतली पेशीयुक्त रचना होती, एक जोड़ी पतली पेशीयुक्त रचना होती। इसकी लंबाई शुक्राशय की कितनी होती है? तो 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और ये एक जोड़ी पतली पेशीयुक्त रचना होती है। किंतु इसमें शुक्राणुओं का स्टोरेज संचय नहीं होता। और इसमें क्या नहीं होता? जो शुक्राणु होते हैं तो उनका स्टोरेज या संचय नहीं होता है। यह एक पीले तथा चिपचिपे पदार्थ का स्रवण करता है। यह क्या करता है? एक पीले और चिपचिपे पदार्थ का स्रवण करता है। वियर का 60% भाग इसी का बना होता है। किसका? शुक्राशय का। जो पीला पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ, इसी का 60% भाग वियर बना होता है। जो सीमेन होता है वो 60% भाग कौन बनाता है? तो पीले और चिपचिपे पदार्थ से बनता है। और अन्य में फ्रक्टोज, सिमिनोजेलिन, शर्करा, प्रोस्टेग्लैंडिन्स, इस प्रकार की प्रोटीन भी पाई जाती है। जो फ्रक्टोज है, शर्करा है, सिमिनोजेलिन है, प्रोस्टेग्लैंडिन्स है, तो इस प्रकार की प्रोटीन भी कहाँ पर पाई जाती है? शुक्राशय में पाई जाती है। जो सीमेन होता है उसमें पाई जाती है। और 60% भाग ये किसका बना होता है? तो इसी का बना होता है। और ये देखो शुक्राशय करता क्या है? तो इसका कार्य क्या है? तो यह देखो, ये एक जोड़ी में रहते हैं। ये क्या रहते हैं? एक जोड़ी में रहते हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है? तो 5 सेंटीमीटर ये लंबी होती हैं। किंतु जो इसमें शुक्राणुओं का संचय इसमें नहीं होता, स्टोरेज नहीं होता। यह शुक्राशय सिर्फ एक पीले तथा चिपचिपा पदार्थ को स्रावित करते हैं। और वियर का 60% भाग इसी का बना होता है। जो सीमेन होता है उसका 60% भाग किसका बना होता है? पीले तथा चिपचिपे पदार्थ का बना होता है।
और जो 40% है 40%, तो उसमें फ्रुक्टोज, सिनेनोजेलिन, शर्करा और प्रोस्टेग्लैंडिन्स का बना होता है, जो एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन होती है। फिर तो आखिरी देखो, आखिरी हमारा आता है काउपर की ग्रंथियां या काउपर्स ग्रंथियां। ये आखिरी हैं काउपर ग्रंथियां। इसमें देखो काउपर ग्रंथियों में प्रोस्टेट ग्रंथ के नीचे छोटी छोटी एक जोड़ी अंडाकार सी ग्रंथियां होती हैं। छोटी छोटी एक जोड़ी अंडाकार सी ग्रंथियां होती हैं जो काउपर। गाढ़े रंग का चिपचिपा पदार्थ ये भी स्रावित करते हैं। गाढ़े रंग का चिपचिपा पदार्थ ये भी स्रावित करते हैं जो काउपर ग्रंथियां होते हैं। तो काउपर ग्रंथियां देखो, ये प्रोस्टेट ग्रंथ के नीचे छोटी छोटी एक जोड़ी अंडाकार जैसी ग्रंथियां होती हैं और ये क्या करते हैं, ये गाढ़े रंग का चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं। अब देखो, जैसे आपके दिमाग में आता है सहवास क्या है, सहवास क्या है, व्हाट इज सेक्स, सहवास क्या है। तो आपको देखो सहवास क्या है, तो आपको बताना चाहते हैं सहवास जब नर और मादा आपस में सेक्स करते हैं तो उसी को सहवास कहते हैं। जब नर और मादा जब मादा अंडाणु छोड़ती है और जब नर शुक्राणु छोड़ते हैं, जब उन दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसी को हम सेक्स कहते हैं, सहवास कहते हैं। अब देखो एक पॉइंट है, सहवास के समय इस ग्रंथि से यह पदार्थ निकलकर मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। क्या करता है, जब सेक्स करने के समय इस ग्रंथि से क्या निकलता है, एक पदार्थ निकलता है जो क्या करता है, मूत्र मार्ग को क्या करता है, चिकना बनाता है तथा मादा की योनि को चिकना बनाकर सहवास को सुगम बनाता है। और मादा की जो योनि होती है तो उसको चिकना बनाकर सहवास में मदद करता है या सुगम बनाता है। ये कौन, काउपर ग्रंथियां। देखो फिर से समझो, देखो सहवास के समय क्या होता है, इन ग्रंथियों से चिपचिपा पदार्थ निकलकर मूत्र मार्ग को चिकना बना देता है, मूत्र मार्ग को चिकना बना देता है चिपचिपा सा पदार्थ निकलकर, तथा जो मादा की योनि होती है, मादा की योनि होती है तो उसको चिकना बनाकर जो सेक्स करते हो तो उसको ये इसमें सेक्स करने में मदद करती हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा साइंस में मादा जनन तंत्र। तो अब हम अगले टॉपिक में मादा जनन तंत्र के बारे में सीखेंगे। मादा जनन तंत्र में जो अंडाशय होते हैं या इसमें कौन कौन, ये एक मादा जनन तंत्र कितने भागों में बटा होता है, इसके कितने भाग होते हैं, ये अंडाशय, अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय, यौन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच।